हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक डिवीजन। आज हम लोग AMD की तरफ से आने वाले एक ऐसे प्रोसेसर की बात करने वाले हैं जिसने पीसी कम्युनिटी के अंदर एक तगड़ा ही सेंसेशन क्रिएट कर दिया था। ये वन ऑफ द मोस्ट सेल्ड प्रोसेसर में भी काउंट होता है एंड आई नो आप अभी तक गैस कर लिए होगे, या फिर अगर नहीं किए हो तो मैं बता दूं, हम लोग Ryzen 5 3600 की बात कर रहे हैं। हम लोग इस वीडियो में इस प्रोसेसर को अनबॉक्स करेंगे, इसके इंस्टॉलेशन देखेंगे एंड देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ये आपको प्रोवाइड करा देता है इस प्राइस रेंज पे, एंड क्या ये प्रोसेसर आपके लिए ठीक रहेगा, एंड मुझे क्या क्या कमियां इसके अंदर नज़र आई जब मैं इसको यूज़ कर रहा था। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं एंड आपको गेमिंग एंड टेक से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हो सकता है कि आप इस वीडियो को मेरे सेकंड चैनल जो कि है टूल फ्री सोल, उस पर आप देख रहे हो। ये चैनल मेरा गेमिंग का डेडिकेटेड चैनल है जिस पे मैं गेम प्लेस वगैरह डालता रहता हूँ। तो अगर आप इसे टूल फ्री सोल पर देख रहे हो तो आप मेक श्योर कि आप मेरे फर्स्ट चैनल टेक डिवीजन को सब्सक्राइब करें एंड उस पर कंटेंट देखें, क्योंकि वो जो मेरा चैनल है मैं उस पर टेक से रिलेटेड चीज़ें डेडिकेटेड है, वो टेक से रिलेटेड चीज़ों के लिए, एंड मैं उस पर ऐसे ही चीज़ें डालता हूँ। एंड अगर आप ये वीडियो टेक डिवीजन पे देख रहे हो तो मेक श्योर आप मेरे सेकंड चैनल टोल फ्री सोल को भी चेकआउट करो। मैं उसमें काफ़ी अच्छे गेमिंग की वीडियोस डालता रहता हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस प्रोसेसर के अंदर आपको 6 कोर्स 12 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं एंड इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो 3.6 गीगाहर्ट्ज़ की है एंड इसकी बूस्ट फ्रीक्वेंसी 4.2 गीगाहर्ट्ज़ की है। ये जो प्रोसेसर है ये बेस्ड है Zen 2 आर्किटेक्चर पे एंड 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड है। पहले के जो इसके प्रोसेसर थे राइजन सीरीज़ के वो 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस हुआ करते थे। एंड जैसे अगर हम इसके जस्ट एंसेस्टर की बात करें, अगर एंसेस्टर तो गलत वर्ड हो गया, बट अगर इसके जस्ट पिछली जनरेशन की बात करें जो कि 2000 सीरीज़ थी जिसमें इसका इक्विवेलेंट 2600 था, तो 2600 भी 12 नैनोमीटर के ऊपर था एंड उसकी जो बेस फ्रिक्वेंसी थी वो थी 3.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड बूस्ट फ्रिक्वेंसी 3.9 गीगाहर्ट्ज़ थी। तो आप देख सकते हो कि अगर जनरेशन लीप होती है, मतलब जनरेशन एक जनरेशन आगे जाती है, तो सेम प्राइस के अंदर और सेम प्रोसेसर के अंदर आपको जो क्लॉक स्पीड्स हैं वो हायर देखने को मिलती है। बाकी नंबर ऑफ थ्रेड्स एंड कोड्स तो बराबर ही हैं अपनी पिछले जनरेशन के इसके। तो चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं। तो ये है राइजन कार्ड बॉक्स एंड ये रहा प्रोसेसर, आप देख सकते हो। एंड पीछे कुछ डिटेल्स हैं इसके बारे में, पढ़ लेना, इंटरेस्टिंग लगता है मुझे तो। बाकी ये सील थी, सील ज़रूर देख लिया करो। ये हमारा डिटेलिंग है कि MRP एंड डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह क्या है, ये भी देख लेनी चाहिए। बाकी बॉक्स की क्वालिटी भी ठीक ही है, राइजन लिखा है पीछे अपने ये मतलब ठीक बैकग्राउंड है, थोड़ा अलग सा है जिसको फेक बॉक्सेस से अलग करता है। ये हम लोग इसके सील काट देते हैं। सील देखा करो गाइस, हो सकता है आपको कोई मतलब सेकंड हैंड प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करे या फिर यूज़ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करे, तो वो सब चीज़ में सील काम आती है। बॉक्स खोलते ही हमको पहले ये कुछ पेपर वर्क्स मिलते हैं एंड मैं प्रोसेसर निकालता हूँ इसका, ये रहा। और ये प्रोसेसर में स्टिकर भी है, इसको बाद में देखते हैं। ये एक बॉक्स निकला है इसमें एंड ये अंदर क्वेश्चन है, पैडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ होगा। इस बॉक्स को रखते हैं साइड में। इसकी ये इसका फ़ैन है एंड प्लास्टिक बॉक्स में ये आया है और इसके ऊपर कुशन भी होता है, तो डैमेज का तो ख़तरा नहीं होता है इस पर। इसको रखते हैं। ये हमारे पेपर वर्क में ये मैनुअल आई थिंक, हाँ ये क्विक स्टार्ट गाइड ही है कि कैसे आप अपने प्रोसेसर को लगाएं मदरबोर्ड में। और ये हमारा वारंटी कार्ड है एंड ये प्रोसेसर है, इसमें कुछ ज़्यादा देखने लायक नहीं है। ये देखो ये स्टिकर है, 3D होलोग्राम वाला स्टिकर है, मैं तो यूज़ करता हूँ। एंड बाकी इस पर लिखा है Ryzen 5 3600 प्रोसेसर पे, देख सकते हो आप। अभी हम लोग देखते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है फ़ैन का।
एंड ये हटा लेते हैं प्लास्टिक कवर। हैवी है। मैंने पहले इंटेल का यूज़ किया हुआ है। इंटेल का जो फ़ैन आता है पहले से वो इतना हैवी नहीं होता, एंड क्वालिटी भी फ़ैन की ठीक ही है। हीट सिंक भी काफ़ी भारी है, वेट है इसमें। एंड जो ये वायर है, ये कोटिंग है इसके ऊपर। ये जो चीप आपको देखने को मिलते हैं, जो चीप वो होते हैं, मतलब सस्ते जो प्रोसेसर होते हैं उसके अंदर ये कोटिंग देखने को नहीं मिलती है जनरली। उसमें ऐसे नॉर्मल वायर निकले रहते हैं। चलिए अब इसकी इंस्टॉलेशन भी देख लेते हैं। ये मैंने पहले से ही मदरबोर्ड अंदर लगा रखा है। हालांकि अगर आपने मदरबोर्ड अंदर नहीं लगा रखा हो तो आप इसको बाहर ही इंस्टॉल कर लिया करो, वो ज़्यादा आसान रहता है। ये मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन मैं पहले इसको मतलब मैंने अपने फ्रेंड से पहले इसको करवा लिया था अंदर इंस्टॉल मदरबोर्ड को, सो ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। प्रोसेसर में आप पहले ट्रायंगल देख लो, आप किस साइड है ट्रायंगल। ये देखो, ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर में ट्रायंगल है और इसके भी लोअर लेफ्ट, मदरबोर्ड के भी लोअर लेफ्ट कोने में ट्रायंगल है। दोनों को आप मिलाओ और इसको इंस्टॉल कर दो। इजी है, उसको रख दो ले जाके, वो पता लग जाएगा आपको कि हाँ रख चुका है वो, मतलब बैठ जाएगा जैसे रखते ही, तो आप समझ जाओगे। और जब इसको आप दबाओगे इस हैंडल को, या फिर इसको लीवर टाइप कह सकते हैं, इसको दबाओगे तो ये बैठ जाएगा अच्छे से। इसकी सरफेस को अपन साफ कर लेते हैं, फ़ैन अगर लगाना है हमको तो। बाकी इस फ़ैन को मैं नहीं लगाने वाला, मैं इसका रीज़न आपको बताऊंगा आगे। हम लोग गैमेक्स डीप कूल की तरफ से गैमेक्स GT आता है, उसको लगाएंगे। ये मैंने क्यों लिया एंड इसका डेडिकेटेड अनबॉक्सिंग में आपको इससे जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। तो ये थी आपकी इंस्टॉलेशन। तो गाइज़ अगर बात करें इस प्रोसेसर की प्राइस की, तो मैंने इसको 16,000 में ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदा था। आई नो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये पैंडेमिक चल रहा है एंड जो प्राइसेस है वो थोड़ी इन्फ्लेटेड है। तो 16,000 में मुझे डील ठीक मिल गई, क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन देखता हूँ तो ये आराम से 17,500 का आराम से मिल जाता है। तो वो थोड़ा मतलब कॉस्टली हो जाता, तो ठीक है 16,000 में भी डील ख़राब नहीं है, एंड 16,000 में मुझे मिल गया। एंड अगर बात करें इसके मदरबोर्ड की, तो देखो मदरबोर्ड है ना, आप एटलीस्ट B350 तो यूज़ करना ही करना, ठीक है। क्योंकि B350 भी ऐसे तो सपोर्टेड नहीं है, बट बायोस अपडेट से आपको इसका Ryzen 3000 सीरीज़ का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो मदरबोर्ड में आप लोग एटलीस्ट B350 यूज़ करना। एंड बाकी इसकी जो TDP है 65 वॉट की है, तो आप अगर मतलब आपके ग्राफिक कार्ड के हिसाब से आप देख लेना, नहीं तो इसको आप 450 वॉट की पावर सप्लाई में भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्योंकि बाकी जो आपकी पावर कंजम्पशन है वो भी देख लेना। मैं जस्ट मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप 450 वॉट के अंदर आप मतलब बेझिझक होकर लगाओ, अगर आपका ग्राफिक कार्ड इतना पावरफुल नहीं है, या फिर आप ग्राफिक कार्ड कोई मतलब सिर्फ डिस्प्ले के लेने के लिए आप ग्राफिक कार्ड अलग से ले रहे हो, तो उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर हम लोग बात करें इसकी प्रॉब्लम की, तो देखो मैंने जब इसको इंस्टॉल किया तो इसके टेम्परेचर ठीक थे। आइडल केस में इसका टेम्परेचर 52 जा रहा था, एंड जब मैं इस पर गेमिंग कर रहा था तो मेरे को टेम्परेचर मिल रहा था अराउंड 78 के आसपास। एंड जब मैं मैंने इस पर सिनेबेंच रन किया एंड इस पर रेंडरिंग जब स्टार्ट हुई तो मुझे टेम्परेचर आराम से मेरे 90s तक जा रहे थे। तो ये टेम्परेचर ऑफ कोर्स सही नहीं है, तो मुझे लगा कि मैंने थर्मल पेस्ट ढंग से अप्लाई नहीं किया है। लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैंने इस पर अपना इसके साथ जो वो आता है फ़ैन आता है इसके साथ प्री इंस्टॉल नहीं, मतलब जो बॉक्स में इसका फ़ैन आता है उसी को लगाया, तो ये टेम्परेचर आ रहे थे। एंड थर्मल पेस्ट मैंने एक और बार चेंज करके देख लिया, लेकिन टेम्परेचर पे कोई असर नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से शायद मेरी यूनिट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या फिर वैसे तो राइजन सीरीज़ के जो ये प्रोसेसर है
हॉट ही रन करते हैं, बहुत हॉट रन करते हैं। एंड अगर आप सर्च करोगे तो आपको मतलब फॉरम्स पे ये शिकायत देखने को बहुत बहुत कस्टमर से ये शिकायत देखने को मिलेगी कि जो प्रोसेसर है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। इसका सलूशन यह है कि देखो, सबसे पहली बात तो अगर आपके रूम में एसी लगा हुआ है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। एसी में आप टेम्परेचर को एटलीस्ट आप रखोगे 24 तक भी अगर रखते हो आप अपने एम्बिएंट टेम्परेचर को, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक तो मैं हॉट एरिया में राजस्थान में रहता हूँ एंड मेरे रूम में एसी भी नहीं है, तो मेरा जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो आराम से 38 से 45 के बीच में आराम से वेरी करता है। समर की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरा जो एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से आइडल जो टेम्परेचर जा रहे थे इसके, वो 50s के आसपास जा रहे थे। ठीक है, 50s भी नहीं, 55 से ऊपर ही जा रहे थे। तो इसीलिए मुझे फिर एक एयर कूलर ही लेना पड़ा। मैं वाटर कूलर भी ले सकता था, लेकिन वाटर कूलर या फिर लिक्विड कूलर या फिर AIO मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे को ओवरक्लॉकिंग करना का ऐसा कुछ वो नहीं था कि मैं इसको ओवरक्लॉक करूँगा। अब ठीक है, कई लोग करते हैं बट मेरे को नहीं है। मैं इसको नॉर्मल अपनी क्लॉक स्पीड्स जो इसकी होती है उस पर ही चलाऊँगा। एंड जब मैंने उसको लगाया अपने एयर कूलर को, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले, काफ़ी टेम्परेचर ड्रॉप्स देखने को मिले अच्छे खासे। वो जो टेम्परेचर ड्रॉप्स मेरे को देखने को मिले वो हम लोग उस अलग वीडियो में बात करेंगे कि कितने मिले एंड कैसे क्या हुआ, उसकी डेडिकेटेड वीडियो अलग है। बाकी मेरा कुल बताने का मतलब यही था कि Ryzen 5 3600 बहुत गर्म रन करते हैं एंड अगर आपके टेम्परेचर ऊपर जाते हैं तो आप ऐसे डरने की बात नहीं है। आप इसका जो मतलब जो इसका स्टेल्थ, इसके फ़ैन का नाम स्टेल्थ करके कुछ नाम है शायद, मेरे को इस रैथ स्टेल्थ ऐसा करके कुछ है, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। मतलब कुल ये है कि इसका जो प्रोसेसर है इसके हिसाब से ऑप्टिमाइज़ नहीं है। अगर आप यहीं पे इंटेल की बात करोगे तो इंटेल के जो वो होते हैं यहाँ फैंस होते हैं वो अच्छे खासे ऑप्टिमाइज्ड होते हैं एंड वो इतना हॉट रन नहीं करने देते प्रोसेसर को। लेकिन AMD के जो ये था प्रोसेसर था वो इस Ryzen 5 3600 के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं था। अगर आपके रूम में टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कोई है कुछ है या फिर AC लगा हुआ है तो अलग बात है, वरना ये हॉट रन तो करेगा ही। ये हॉट वाली दिक्कतें देता है। बात करें अगर आपको ये प्रोसेसर ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, तो ये डिपेंड करेगा आपके यूजेस पे। ठीक है, अगर आप मतलब सोच रहे हो कि यार मेरे को है ना स्ट्रीमिंग भी करनी है, स्ट्रीमिंग या फिर एडिटिंग भी करनी है, जैसे अगर आप वीडियोस वगैरह एडिट करते हो तो आपके रेंडर टाइम बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम। जैसे कि अगर आप Ryzen 5 3500 यूज़ कर रहे हो और Ryzen 5 3600 यूज़ कर रहे हो सेम टाइम पे, तो आपका जो रेंडर टाइम होगा ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा। क्योंकि आप थ्रेड्स देखो, थ्रेड्स कितने हैं इसके अंदर, 12 थ्रेड हैं, 6 कोर हैं 3600 के अंदर। 3500 के अंदर 6 ही कोर है और 6 ही थ्रेड है, तो जो टाइम है ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा रेंडरिंग का। आधा तो नहीं, मतलब आधे से तो थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि कोड काउंट भी मैटर करता है इस चीज़ में। लेकिन मतलब सिग्निफिकेंट आपको परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ के अंदर। एंड अगर आप सिर्फ गेमिंग के लिए ले रहे हो, सिर्फ अपनी गेमिंग के लिए, मतलब कि आप अगर रिकॉर्ड भी नहीं करना चाहते हो, रिकॉर्ड भी अगर आप करोगे तो अपने ग्राफिक कार्ड पे स्ट्रेस डालोगे रिकॉर्ड करते वक्त, अपना ग्राफिक कार्ड यूज़ करने वाले हो, तो फिर आप दूसरे प्रोसेसर की तरफ जा सकते हो लाइक 3500 तो सजेस्ट नहीं करूँगा मैं। उसकी जगह एक 3300X आ रहा है, वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है अपने प्राइस के हिसाब से एंड मेरे हिसाब से आप वही लो। लेकिन मतलब अगर आपको कोर्स भी चाहिए, थ्रेड्स भी चाहिए, गेमिंग परफॉर्मेंस भी चाहिए और आपको उतना पैसा भी खर्च नहीं करना एडिटिंग के लिए 3700X या 3700 जितना, तो आप 3600 के लिए जाओ। एंड अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो और आपके पास बजट है इतना इसको 3600 को खरीदने जितना पैसा आप खर्च कर सकते हो और आप कंफ्यूज हो कि यार कौन सा प्रोसेसर लो, तो आप 3600 को ही ले लो। क्योंकि आप रिग्रेट नहीं करोगे कि यार मैंने ये वाला प्रोसेसर क्यों लिया, मैं इससे और अच्छा ले सकता था। क्योंकि आप इससे और अच्छा के लिए जाओगे ना तो आपको हल्की सी, ज़्यादा भी नहीं, हल्की सी बूस्ट देखने को मिलेगी क्लॉक्स इसकी और मतलब दूसरे प्रोसेसर की, और कोर और थ्रेड में आपको ज़्यादा मिलेगा वो। लेकिन आप फिर उस पर अगर आप गेमिंग करते हो तो आपका जो CPU यूटिलाइजेशन है उतना नहीं हो पाएगा। आपका CPU यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, जितना आपने पैसा दिया उतना आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे अगर आप इससे ऊपर का खरीदते हो कोई प्रोसेसर लाइक 3700। तो मेरे हिसाब से अगर आप
कंफ्यूज चल रहे हो और आपको गेमिंग गेमिंग मतलब आपको ऐसा है कि मेरे को डेडिकेटेड गेमिंग करनी है और मेरे को कभी कभी स्ट्रीमिंग करनी है और कभी कभी मेरे को वो करनी है रिकॉर्डिंग या फिर मेरे को एडिटिंग करनी है, तो आप इस प्रोसेसर पे आंख बंद करके जाओ। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, आप डेडिकेटेड हो एडिटिंग के लिए, तो आप फिर इससे ऊपर वाले प्रोसेसर के लिए जा सकते हो, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो यही था इस प्रोसेसर के बारे में। तो चलिए अभी इसकी बेंचमार्किंग भी कर लेते हैं। हम लोग अपने Ryzen 5 3600 के साथ पेयर करने वाले हैं RTX 2060 को हमारी बेंचमार्किंग के लिए। बेंचमार्किंग में हम लोग अराउंड 10 गेम्स लेंगे, जो कि कॉम्बिनेशन होगा ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स का एंड CPU इंटेंसिव गेम्स का। एंड जितनी भी गेम्स हम लोग इसके अंदर बेंचमार्क करेंगे सबकी सब 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स में होने वाली है, विथ मैक्सिमम FPS जितनी वो अचीव कर सकती है वो आपको बेंचमार्क में दिख जाएगा। तो चलिए बेंचमार्किंग को अभी शुरू करते हैं।
तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।